अब तक आपने सुना, बन की सुंदरी फिल्म में अभिनय के लिए एक नई वैम्प आई थी। कौन थी वो? देखिए मंटो की कहानी मेरा नाम राधा है भाग 2। 4-5 रोज गुजर गए, मगर ये नई लड़की स्टूडियो न आई। 5वें या 6ठे रोज जब मैं गुलाब के होटल से चाय पीकर निकल रहा था, अचानक मेरी और उसकी मुठभेड़ हो गई। मैं हमेशा औरतों को चोर आंख से देखने का आदी हूं। अगर कोई औरत एकदम मेरे सामने आ जाए तो मुझे उसका कुछ भी नजर नहीं आता। चूंकि मेरी उसकी मुठभेड़ अचानक हुई थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल न देख सका। इस मुलाकात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मिस नीलम से मेरी दोस्ती हो गई। उसके साथ मेरे ताल्लुकात बेहद बेतकल्लुफ थे। उसका असली नाम राधा था। मैंने जब एक बार उससे पूछा कि तुमने इतना प्यारा नाम क्यों छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया, यूं ही। मगर फिर कुछ देर के बाद कहा, यह नाम इतना प्यारा है कि फिल्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चूंकि वह चाहती थी कि मैं उसे राधा न कहूं, इसलिए आगे चलकर भी मैं उसे नीलम ही कहूंगा। नीलम बनारस की एक तवायफ की बेटी थी। मेरा नाम सआदत है, मगर वो मुझे हमेशा सादिक ही कहा करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, नीलम, मैं जानता हूं तुम मुझे सआदत कह सकती हो, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कहती क्यों नहीं। यह सुनकर उसके सांवले और पतले होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने जवाब दिया, जो गलती मुझसे एक बार हो जाए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करती। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो औरत जिसे स्टूडियो के तमाम लोग एक मामूली एक्ट्रेस समझते थे, अजीब किस्म के मिजाज की मालकिन थी। मैं उस वक्त भी हैरान था और अब भी हैरान हूं कि नीलम को बन की सुंदरी में वैम्प के रोल के लिए क्यों चुना गया। जब वो पहली मर्तबा अपना वाहियात पार्ट अदा करने के लिए तंग चोली पहनकर सेट पर आई, तो मेरी निगाहों को बहुत सदमा पहुंचा। वो दूसरों का इरादा फौरन ताड़ जाती थी। चुनाचे मुझे देखते ही उसने कहा, डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारा पार्ट चूंकि शरीफ औरत का नहीं है, इसलिए तुम्हें इस किस्म का लिबास दिया गया है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये लिबास है तो मैं आपके साथ नंगी चलने को तैयार हूं। मैंने उससे पूछा, डायरेक्टर साहब ने यह सुनकर क्या कहा? नीलम के पतले होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने तसव्वुर में मुझे नंगी देखना शुरू कर दिया। ये लोग भी कितने अहमक हैं, यानी इस लिबास में मुझे देखकर बेचारे तसव्वुर पर जोर डालने की जरूरत ही क्या थी। अब मैं उन वाकयात की तरफ आता हूं जिनकी मदद से मैं ये कहानी मुकम्मल करना चाहता हूं। बंबई में जून के महीने से बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर तक जारी रहती है। पहले 2-2.5 महीनों में इस कदर पानी बरसता है कि स्टूडियो में काम नहीं हो सकता। बन की सुंदरी की शूटिंग अप्रैल के आखिर में शुरू हुई थी। जब पहली बारिश हुई तो हम अपना तीसरा सेट मुकम्मल कर रहे थे। एक छोटा सा सीन बाकी रह गया था, इसलिए बारिश में भी हमने अपना काम जारी रखा। मगर जब यह काम खत्म हो गया तो हम एक अरसे के लिए बेकार हो गए। उस दौरान स्टूडियो के लोगों को एक दूसरे के साथ मिल बैठने का बहुत मौका मिलता है। मैं तकरीबन सारा दिन गुलाब के होटल में बैठा चाय पीता रहता। उस होटल में सेठ हुरमुज जी, फ्रॉम जी, उनके साले एडल जी और हीरोइनों के सिवाय सब लोग आते थे। राज किशोर दिन में एक चक्कर लगा जाता था। ज्यों ही वो अपने लंबे कद और कसरती बदन के साथ दहलीज पर नमूदार होता, मेरे सिवाय होटल में बैठे तमाम लोगों की आंखों में चमक आ जाती। एक्स्ट्रा लड़के उठकर राज भाई को कुर्सी पेश करते
और जब वो इनमें से किसी की पेश की हुई कुर्सी पर बैठ जाता तो सारे परवानों की मानिंद उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते। इसके बाद दो किस्म की बातें सुनने में आती। एक्स्ट्रा लड़कों की जबान पर पुरानी फिल्मों में राज भाई के काम की तारीफ, और राज किशोर की जबान पर उसके स्कूल छोड़कर कॉलेज और कॉलेज छोड़कर फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की तारीफ। क्योंकि मुझे ये बातें जबानी याद हो चुकी थीं, इसलिए ज्यों ही राज किशोर होटल में दाखिल होता, मैं उससे दुआ सलाम कर बाहर निकल जाता। एक रोज जब बारिश थमी, मैंने दरख्त के नीचे बने गोल चबूतरे पर नीलम और राज किशोर को बातें करते हुए देखा। राज किशोर खड़े खड़े आदतन हौले हौले झूल रहा था, जिसका मतलब यह था कि वो अपने ख्याल के मुताबिक निहायत ही दिलचस्प बातें कर रहा है। मुझे याद नहीं कि नीलम से राज किशोर की पहली मुलाकात कब और किस तरह हुई थी, मगर नीलम तो उसे फिल्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले ही अच्छी तरह जानती थी, और शायद एक दो मर्तबा उसने मुझसे उसके तराशे हुए जिस्म की तारीफ भी की थी। अचानक राज किशोर ने अपने चौड़े कंधे पर से खादी का थैला एक झटके के साथ उतारा और एक मोटी कॉपी बाहर निकाली। मैं समझ गया, यह राज किशोर की डायरी थी। हर रोज तमाम कामों से फारिग होकर अपनी सौतेली मां का आशीर्वाद लेकर राज किशोर सोने से पहले डायरी लिखने का आदी था। अगर ये डायरी कभी आपको मिल जाए तो आपको राज किशोर की जिंदगी के 10-15 बरसों का हाल मालूम हो सकता है। उसने कितने रुपये चंदे में दिए, कितने गरीबों को खाना खिलाया, कितने जलसों में शिरकत की, क्या पहना, क्या उतारा, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो आपको इस डायरी के किसी पन्ने पर मेरे नाम के साथ 35 रुपये भी नजर आ जाएंगे, जो मैंने एक बार उससे कर्ज लिए थे और इस ख्याल से अभी तक वापस नहीं किए कि वो अपनी डायरी में उनकी वापसी का जिक्र कभी नहीं करेगा। खैर, नीलम को वो वही डायरी पढ़कर सुना रहा था। नीलम गोल सीमेंट लगे चबूतरे पर खामोश बैठी थी। वो राज किशोर की उभरी हुई छाती की तरफ देख रही थी। उसके कुर्ते के बटन खुले हुए थे और सफेद बदन पर छाती के काले बाल बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। नीलम जॉर्जेट की सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। ब्लाउज सफेद लिनन का था, जो उसकी सांवली और सुडौल बाहों के साथ एक निहायत ही खुशगवार नजारा पैदा कर रहा था। इतनी अलग क्यों दिख रही है, यह सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ और एकदम से उसकी और मेरी आंखें चार हुईं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। नीलम मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। जब राजकिशोर चला गया तो उसने मुझसे कहा, आज शाम आप मेरे साथ चलिएगा। शाम 6 बजे मैं नीलम के मकान पर था। ज्यों ही हम अंदर दाखिल हुए, उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और मुझसे नजर मिलाए बगैर कहा, आपने जो सोचा है गलत है। मैं उसका मतलब समझ गया। चुनाचे मैंने भी जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने क्या सोचा है? उसके पतले होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हुई। हम दोनों ने एक ही बात सोची थी। आपने शायद बाद में गौर नहीं किया, मगर मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हम दोनों गलत थे। अगर मैं कहूं कि हम दोनों सही थे तो हम दोनों बेवकूफ हैं। यह कहते ही फौरन उसके चेहरे की संजीदगी दमक उठी। सादिक, यह कैसे हो सकता है? मैं बच्ची हूं जो मुझे अपने दिल का हाल मालूम नहीं। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मेरी उम्र क्या होगी? यही कोई 22 बरस? बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन तुम नहीं जानते कि 10 बरस की उम्र में मुझे मोहब्बत के मायने मालूम थे। मायने क्या हुए, खुदा कसम मैं
मोहब्बत करती थी। 10 से लेकर 16 बरस तक मैं एक खतरनाक मोहब्बत में गिरफ्तार रही हूं। मेरे दिल में अब क्या खाक किसी के लिए मोहब्बत पैदा होगी? यह कहकर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, तुम कभी नहीं मानोगे। मैं तुम्हारे सामने अपना दिल निकाल कर रख दूं, फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। खुदा कसम, वो मर जाए जो तुमसे झूठ बोले। मेरे दिल में अब किसी के लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। लेकिन इतना जरूर है कि ये कहते कहते वो एकदम से रुक गई। मैंने उससे कुछ न कहा क्योंकि वो गहरे फिक्र में डूब गई थी। थोड़ी देर के बाद उसके पतले होठों पर वही मुस्कुराहट उभरी जिससे उसके चेहरे की संजीदगी में थोड़ी शरारत पैदा हो जाती थी। सोफे से एक झटके के साथ उठकर उसने कहना शुरू किया, मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि ये मोहब्बत नहीं है, और कोई बला हो तो मैं नहीं कह सकती। सादिक, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं। मैंने फौरन कहा, यानी तुम अपने आप को यकीन दिलाती हो? वो जल गई। तुम बड़े कमीने हो। कहने का एक ढंग होता है। आखिर तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे जरूरत ही क्या है? मैं अपने आप को यकीन दिला रही हूं, मगर मुसीबत यह है कि आ नहीं रहा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यह कहकर वो मेरे पास बैठ गई और मुझसे पूछा, राज किशोर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक राज किशोर में वो कौन सी चीज है जो मुझे पसंद आई है? मुझे उसकी बातें पसंद नहीं, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद नहीं, मुझे उसकी डायरी पसंद नहीं। मैं जाने क्या क्या खुराफात सुना रहा था। खुद ही तंग आकर वो उठ खड़ी हुई। समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया। बस सिर्फ यह जी चाहता है कि एक हंगामा हो, बिल्लियों की लड़ाई की तरह शोर मचे, धूल उड़े और मैं पसीना पसीना हो जाऊं। फिर वो एकदम से मेरी तरफ पलटी। सादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कैसी औरत हूं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्लियां और औरतें मेरी समझ से हमेशा बाहर रही हैं। उसने एकदम से चौंक कर पूछा, क्यों? मैंने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमारे घर में एक बिल्ली थी। साल में एक मर्तबा उस पर रोने के दौरे पड़ते थे। उसका रोना सुनकर कहीं से एक बिल्ला आ जाया करता था। फिर दोनों में इस कदर लड़ाई और खून खराबा होता कि पूछो मत। मगर उसके बाद वो खाला बिल्ली 4 बच्चों की मां बन जाया करती थी। नीलम के मुंह का जायका खराब हो गया। थू, तुम कितने गंदे हो। फिर थोड़ी देर बाद इलायची से मुंह का जायका दुरुस्त कर उसने कहा, मुझे औलाद से नफरत है। खैर, हटाओ इस किस्से को। सादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा, किस बारे में? उस बकवास के बारे में जो खामोखा शुरू हो। यह बकवास नहीं तो क्या है? यानी मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं। खुद ही फाड़ती हूं, खुद ही रफू करती हूं। अगर यह बकवास इस तरह जारी रहे तो जाने क्या होगा। तुम जानते हो मैं बहुत जबरदस्त औरत हूं। जबरदस्त से तुम्हारा मतलब क्या है? नीलम के पतले होठों पर फिर वही अजीब सी मुस्कुराहट आई। बड़े बेशर्म हो, सब कुछ समझते हो, मगर महीन महीन चुटकियां लेकर मुझे उकसाओगे जरूर। यह कहते हुए उसकी आंखों की सफेदी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गई। तुम समझते क्यों नहीं कि मैं बहुत गर्म मिजाज औरत हूं? यह कहकर वो उठ खड़ी हुई। अब तुम जाओ। मैं उठकर चला गया। खुद को गर्म मिजाज औरत कहने वाली नीलम के साथ आगे क्या हुआ आपको बताऊंगा अगले हफ्ते। फिलहाल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, और मेरा नाम राधा है इस कहानी के अगले भाग के लिए इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।